हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो होप। बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एक आर इन्वायरमेंट वाला जो चैप्टर है वहाँ से एक वीडियो लेकर आया हूँ। कई वीडियो मैं आर इन्वायरमेंट की डाल चुका हूँ बच्चों। उसमें आपने देखा था मैंने शुरू में इकोसिस्टम, हाउ मनी टाइप इकोसिस्टम वो डिस्कस किया था आप लोगों से। बायोटिक एबायोटिक फैक्टर डिस्कस किया था, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम डिस्कस किए थे मैंने आपसे। ठीक है, तो आपने और करा होगा। उसके बाद मैंने एक वीडियो और डाली थी जिसमें मैंने फूड चेन और फूड वेब को भी डिस्कस किया था। ठीक ना, ये बच्चों को जो एक मैंने एक वीडियो और डाली है ओजोन डिप्लेशन की, वो भी एक पूरा ओजोन डिप्लेशन उसमें अच्छे से समझाया था आपको। अब जो मैं लास्ट उस टॉपिक का बिल्कुल लास्ट पैकअप करने जा रहा हूँ, ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपको मालूम होना चाहिए उस टॉपिक में। एक क्वेश्चन वहाँ से बनता है इस टॉपिक का लास्ट में, डिप्लेशन, ओजोन का डिप्लेशन पढ़ने के बाद ये बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ज़रा ध्यान से देखिएगा, डिफरेंस के फॉर्म में आ सकता है ये क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ये मैंने डिफरेंस के फॉर्म में ही लिया है। ठीक, तो इसको आप आसानी से समझ सकते हैं और अच्छे से आपके समझ में आने वाला है। समझिए ध्यान से बेटा। पहला अगर कोई पूछता है बायोडिग्रेडेबल, बायो मीन्स तो लिविंग होता है बेटा। डिग्रेड करना, डिग्रेड मतलब ब्रेक डाउन करना, यानी सिंपलर फॉर्म में तोड़ना, उसे कहते हैं डिग्रेड करना है, यानी और सिंपलर फॉर्म में तोड़ देना किसी भी सब्सटेंस को, उसे सिंपलर फॉर्म में तोड़ देना। तो यहाँ पे मतलब है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन से होते हैं। तो मैंने पहला पॉइंट यहाँ मेंशन किया है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज डिकम्पोज्ड एंड डिग्रेडेड बाय माइक्रोब्स, यानी माइक्रोब्स की एक्टिविटी से, बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, ये सब माइक्रोब्स होते हैं बेटा। इनकी एक्टिविटी से जितने भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो आसानी से डिकम्पोज भी हो जाते हैं और डिग्रेड भी हो जाते हैं, उन्हें आसानी से सिंपलर फॉर्म में तोड़ा जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। दूसरे मैंने ये बोला था बेटा आपको नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इसमें डिफरेंस क्या है वो डिफरेंस देख लीजिए। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं दे कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय माइक्रोब्स, यानी इन्हें माइक्रोब्स डिकम्पोज नहीं कर सकते, आसानी से डिकम्पोज नहीं कर पा रहे हैं। ये क्या चीज़, ये प्लास्टिक बैग्स हो सकते हैं, ये चीज़ें सब जिन्हें माइक्रोब डिकम्पोज नहीं कर पाता। स्पेशली एग्जांपल मैंने प्लास्टिक बैग्स का आपको दिया, जो प्लास्टिक्स है उन्हें डिकम्पोज नहीं, मेटल्स हैं उन्हें डिकम्पोज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। तो एक पहला डिफरेंस होता है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर डिकम्पोज एंड डिग्रेडेड बाय माइक्रोब्स, उधर लिख दिया बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दे कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय माइक्रोब्स। पहला डिफरेंस सिंपल है, आपकी समझ में उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। अब सेकंड डिफरेंस देखिए, दे आर सेफ फॉर इन्वायरमेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा, सेफ, ये लगा सेफ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये डिकम्पोज भी हो रहे थे एंड डिग्रेड भी हो रहे थे, ध्यान करिएगा। और दे आर सेफ फॉर इन्वायरमेंट, और लिखा दे आर हार्मफुल फॉर इन्वायरमेंट। तो दोनों में एक डिफरेंस ये भी आता है, जितने भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं ये इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी सेफ होते हैं। ठीक, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो बहुत हार्मफुल होते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं हमको। एक पॉइंट होते हैं बेटा, दे कैन बी ईजिली डिस्पोज्ड, इन्हें आसानी से ईजिली डिस्पोज कर सकते हैं, दे कैन नॉट बी ईजिली डिस्पोज। एक पॉइंट बेटा हमारा ये भी डिफरेंस में आ जाएगा, सिंपल सा पॉइंट है, आपको याद भी रह जाएगा। फिर एक नेक्स्ट पॉइंट ये भी ले सकते हैं कि लिखा दीज आर नेचुरल प्रोडक्ट्स। एक्चुअली ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, नेचर ने प्रोवाइड करती हैं जो चीज़ हमको, ये नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं जो आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं। ये दीज आर सिंथेटिक प्रोडक्ट्स, सिंथेटिक प्रोडक्ट जो नेचर ने नहीं बनाए, ये ह्यूमन एक्टिविटी से बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दीज आर नेचुरल प्रोडक्ट और दीज आर सिंथेटिक प्रोडक्ट्स, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दीज डिग्रेड फास्टर, ये अच्छा पॉइंट है, बहुत सिंपल है, याद भी आसानी से रहेगा। डिग्रेड फास्टर, जो तेज़ी से डिग्रेड हो जाते हैं, बहुत तेज़ी से डिग्रेड होते हैं, और दीज आर डिग्रेड स्लोअर, यानी बहुत धीरे धीरे डिग्रेड होते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। दूसरा पॉइंट एक और देखते हैं, इट कैन एंटर बायोकेमिकल साइकिल। ये जो होते हैं जितने भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जब ये डिकम्पोज हो रहे होते हैं तो कैन एंटर बायोकेमिकल साइकिल, ये बायोकेमिकल साइकिल में टेक पार्ट करते हैं। ठीक है, और दे कांट एंटर द बायोकेमिकल साइकिल, कांट एंटर बायोकेमिकल साइकिल, ये ध्यान रखिएगा, ये बायोकेमिकल साइकिल में एंटर नहीं करते, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं इट इज़ यूज टू जनरेट बायोगैस, ये अच्छा क्वेश्चन है, समझेंगे आप लोग। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, इनका इस्तेमाल जो होता है, इनको यूज़ जो किया जाता है काय के लिए, जनरेट टू बायोगैस, बायोगैस को जनरेट करने के लिए इनका यूज़ होता है। ठीक है, एंड आल्सो यूज एज मैन्योर एंड कंपोस्ट, मैन्योर के फॉर्म में भी, खाद लगती है ना खेतों में, और कंपोस्ट के फॉर्म में भी इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है बेटा, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं इट कैन बी यूज्ड बाय रिसाइकिल, यूज्ड बाय रिसाइकलिंग, ना रिसाइकलिंग किया जाता है। बार बार आपने देखा होगा, पुराने प्लास्टिक से नए प्लास्टिक बनाते हैं, पुराने गिलास होते हैं, शीशा पुराना होता है उससे नए शीशा बना लेते हैं, तो ये सब रिसाइकलिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, इन्हें रिसाइकलिंग यूज़ करते हैं। एंड लेगा
बट द प्रोसेस इज़ वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसेस है, काफ़ी महंगा एक्सपेंसिव है, ठीक है, खर्चा ज़्यादा आता है। अब एक क्वेश्चन हमने और लिया है यहाँ से, सजेस्ट एनी 5 एक्टिविटीज़ इन डेली लाइफ विच आर इको फ्रेंडली। आजकल इस टाइप के भी क्वेश्चन आने लगे हैं, वो आपसे पूछेगा कोई 5 एक्टिविटी बताइए जो इको फ्रेंडली हों। तो बेटा वैसे आपको मालूम होते हैं बहुत सारे बच्चों को, लेकिन कभी कभी पेपर जब सामने आता है तो चीज़ें समझ में नहीं आती, तो मैं इसके कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कस कर दूंगा, आपको याद रहेंगे फिर वो किस तरह से हमें लिखना, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो। सजेस्ट एनी 5 एक्टिविटीज़, कोई 5 एक्टिविटी पूछ रहा है इन डेली लाइफ विच आर इको फ्रेंडली, जो हम अपनी डेली लाइफ में कौन सी 5 एक्टिविटी हैं जो यूज़ करते हैं और वो इको फ्रेंडली भी हैं। देखिए नंबर 1 सेपरेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। पहला काम तो यही होता है, जो कचरा इकट्ठा होता है जो आसानी से डिकम्पोज हो जाता है उसको हम एक अलग बॉक्स में डालते हैं, आपको मालूम है, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उन्हें अलग बॉक्स में डालते हैं। तो सेपरेट करना बहुत ज़रूरी है, मिक्स ना हो ये सब्सटेंस, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये हम ये करते हैं डेली लाइफ में जो इको फ्रेंडली है हमारे, सेपरेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। नंबर 2 गार्डनिंग करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, उनकी कटिंग करते हैं, ठीक है, तो गार्डनिंग भी एक इको फ्रेंडली एक्टिविटी में आता है। नंबर 3 यूज़ ऑफ पेपर बैग्स। आजकल देखिए पेपर बैग का यूज़ होने लगा है बच्चों, प्लास्टिक को रोका जा रहा है, पेपर बैग्स का यूज़ किया जा रहा है, एंड गनी बैग्स। तो यूज़ ऑफ पेपर बैग्स एंड गनी बैग्स इन प्लेस ऑफ प्लास्टिक बैग्स, ये लिखा है इन प्लेस ऑफ प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक बैग्स की जगह आजकल मना है, प्लास्टिक बैग्स का यूज़ करना मना कर दिया गया है क्योंकि उससे वो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। तो इन प्लेस ऑफ प्लास्टिक बैग वी कैन यूज़ पेपर बैग्स एज वेल एज गनी बैग्स। तो ये भी एक इको फ्रेंडली एक्टिविटी है अगर हम पेपर बैग्स यूज़ कर रहे हैं तो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ यूज्ड ऑफ कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट। कंपोस्ट वो खाद होती है जो हम अपने घर अपने आप से कोई एक पिट्स एक गड्ढा खोदते हैं, उसके अंदर अपना जितना भी वेस्ट होता है घर का वो सब डालते हैं, किसे किसे छोड़कर, प्लास्टिक वेस्ट छोड़कर और गिलास मेटल इन चीज़ों को छोड़कर बाकी जितना भी वेस्ट होता है घर का वो सब उस गड्ढे में पाटते रहते हैं। कुछ समय बाद उसमें वो डिकम्पोज हो जाता है, जो भी कूड़ा कचरा हम उसमें पाटते हैं, तो ठीक है। तो यूज़ ऑफ कंपोस्ट इज देयर एज वर्मी कंपोस्ट। ये वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं जो केचुए से खाद बनती है बेटा, तो ये वर्मी कंपोस्ट। तो आजकल ज़्यादा यूज़ किसका करना चाहिए हमें, कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट का इन प्लेस ऑफ फर्टिलाइज़र। जैसे यहाँ बताया था प्लास्टिक बैग की जगह आजकल हमें पेपर बैग्स और गनी बैग्स का यूज़ करेंगे तो वो इको फ्रेंडली एक्टिविटी कहलाएगी। इसी तरह ये कर रहे हैं कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट का जो यूज़ हो रहा है इन प्लेस ऑफ फर्टिलाइज़र की जगह, तो फर्टिलाइज़र की जगह अगर हम कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट यूज़ करेंगे तो वो भी एक इको फ्रेंडली एक्टिविटी का पार्ट होगा। अगला एक पॉइंट और बेटा हार्वेस्टिंग इज आल्सो इको फ्रेंडली एक्टिविटी। तो ये 5 एक्टिविटी मैंने डिस्कस की, इसमें से नोट्स भी आप बना सकते हैं अपने पेपर अपने लिए और ये 5 पॉइंट याद कर सकते हैं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि डेली लाइफ में कौन कौन सी आप इको फ्रेंडली वाली 5 एक्टिविटी करते हैं बताइए, 5 यहाँ मेंशन है। आसानी से बता दे रहा हूँ, आप बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को सेपरेशन कर लेते हैं, करते हैं, अलग अलग डिब्बों में डालते हैं, बायोडिग्रेडेबल वाले एक डिब्बे में और नॉन बायोडिग्रेडेबल वाले दूसरे बॉक्स में डालते हैं, तो आप सेपरेशन कर रहे हैं, तो ये इको फ्रेंडली एक्टिविटी। दूसरी है गार्डनिंग, फिर प्लास्टिक बैग की जगह पेपर बैग और गनी बैग का यूज़ करना, फिर कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करना इन प्लेस ऑफ फर्टिलाइज़र की जगह, ठीक, और हार्वेस्टिंग। एक क्वेश्चन और छोटा सा, जबकि हमारे सिंपल सा होता है लेकिन कुछ चीज़ें कभी कभी समय पे दिमाग में क्लिक नहीं होती। नेम द वेस्ट विच आर जनरेटेड इन योर हाउस डेली। आपके हाउस में कौन से ऐसे वेस्ट हैं जो डेली जनरेट हो रहे हैं, डेली डेवलप हो रहे हैं, आपके किचन में बनते हैं। नाम पूछा हमने, व्हाट मेजर वुड यू टेक इन देयर डिस्पोजल। आप देखिए कैसे उसके डिस्पोजल, आप कौन कौन से मेजर लेते हैं उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए, कौन कौन से वेस्ट हैं उनके नाम बताना। नेम द वेस्ट विच आर जनरेटेड इन योर हाउस डेली। तो देखिए यहाँ आप लिख सकते हैं बेटा, पहला नंबर 1 किचन वेस्ट। किचन में मम्मी खाना बनाती हैं, सब्जियों की पीलिंग, फ्रूट्स की पीलिंग, जो छिलके होते हैं वो वेस्ट होते हैं, किचन वेस्ट होता है, ठीक है। और प्लास्टिक बैग्स होते हैं, अभी हम कोई सामान लाते हैं प्लास्टिक में रखा हुआ है, तो कोई भी चीज़ लाए अपने बाज़ार से, उन्होंने कहा प्लास्टिक छोटे बैग में दे दी, हमने वो तो यूज़ कर ली, लेकिन प्लास्टिक बैग किचन में जो बचता है वो हमारा वेस्ट ही तो है, उसको प्लास्टिक बैग्स कह दिया। ये वेजिटेबल और फ्रूट पील्स हो गई, मैंने बताया भी आपको। पेपर वेस्ट लाइक न्यूज़पेपर, घर में लगभग न्यूज़पेपर आता है लोगों के, बैग्स हैं, एनवेलप हैं, ये सब जो होते हैं, ठीक है, ये सब हमारे डेली घर में यूज़ होने वाले, डेली हाउस में यूज़ होने वाली जनरेट होने वाले वेस्ट हैं जो हमारे घरों में डेवलप होते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, फिर वो वेस्ट हो जाता है, उसका यूज़ नहीं होता, फिर वो रद्दी में बिकता है। इसी तरह बैग्स हैं, एनवेलप हैं, ठीक है, इनका भी यूज़ हो जाता है आसानी से, और ये एक तरह से वेस्ट भी हो जाते हैं। ख़राब हो गया, कोई नाम किसी का गलत लिख दिया तो फाड़ के फेंक देते हैं उसको, देखा होगा।
तो ये कौन कौन से घरों से निकलने वाले वेस्ट के बारे में बताया मैंने, 5 एक्टिविटी बताई। ये बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का डिफरेंस, ये क्वेश्चन अच्छा है, पूछा जा सकता है। अब एक क्वेश्चन बेटा ये है, ये मैंने आपको फूड चेन फूड वेब जो उस दिन डिस्कस किया था एक वीडियो में, आप देखिएगा मेरे चैनल पे मिल जाएगा आपको, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, वो वहाँ मिस हो गया था, मैंने यहाँ समझा दे रहा हूँ इस वीडियो में उस क्वेश्चन को। ऐसा क्वेश्चन आजकल देखने को मिलता है, बोर्ड में पूछा जाता है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू टाइगर। हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू टाइगर, यानी टाइगर के पास कितनी एनर्जी पहुँचेगी इन द फॉलोइंग फूड चेन। ये फूड चेन दी हुई है, ये प्लांट ईट बाई डियर और डियर ईटन बाई टाइगर। तो ये पूछ रहा है एक फूड चेन जो नीचे दी गई है उसमें टाइगर के पास कितनी एनर्जी जाएगी, ये आपको बताना है। लेकिन उन्हें एक चीज़, एक क्लू दे दिया आपको इसमें, इफ़ प्लांट हैव 30,000 जूल, जे का मतलब जूल, एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम द सन। सन से अगर प्लांट में 30,000 जूल एनर्जी आ रही है तो टाइगर के पास कितनी एनर्जी पहुंचेगी, नीचे उन्हें एक चेन क्वेश्चन में दी होती है इस तरह की। तो आपको बताना है इसमें से देख के। तो एक चीज़ हम यहाँ मेंशन करने वाले हैं जो आपको ज़रूर याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन इन्हें क्या पूछा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू टाइगर। टाइगर के पास बताइए कितनी एनर्जी जाएगी इन द फॉलोइंग चेन। चेन ये है, प्लांट ईटन बाई डियर, डियर ईटन बाई टाइगर। लेकिन जो आखिर की लाइन लिखी है वो थोड़ा सा लोचा है, समझिएगा ध्यान से, समझने वाली बात है। इफ़ प्लांट हैव 30,000 जूल, अगर प्लांट के पास 30,000 जूल एनर्जी आ रही है, कहाँ से, सन से, सन से आ रही है 30,000 जूल, तो फिर टाइगर के पास कितनी पहुँचेगा। अपने फूड चेन में तो सन लिखा नहीं बेटा, अब वो सन हमें लिखना पड़ेगा फूड चेन में अपने आप से, जब हम उसे डिफाइन करेंगे से, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके निकाल के अभी आपको दिखाते हैं कैसे आती है एनर्जी, ठीक। तो सन के पास उन्होंने बताया कितनी एनर्जी आ रही है प्लांट तक, सन से इतनी। तो हम दोबारा फूड चेन लिख लेते हैं इसे ताकि आपको आसानी रहे। देखिए यहाँ पर दोबारा ये आंसर लिखते हैं, इसका आंसर दोबारा से लिखते हैं। अब सन से एनर्जी आ रही थी ना, तो सन पहले लिख देंगे बेटा, सन से आ रही थी, कहाँ पहुँच रही थी, प्लांट तक पहुँच रही थी, तो प्लांट्स फिर लिख देंगे आप। अब प्लांट्स को कितने खाया बेटा, डियर ने, तो डियर लिख देंगे यहाँ, और डियर ईटन बाई टाइगर, टाइगर के पास पहुँच गई एनर्जी। यहाँ आप देखेंगे ये चीज़ हमने ऐड करी है खुद अपने आप, ये 3 चीज़ें तो आपकी फूड चेन में यहाँ मेंशन था, क्वेश्चन में मेंशन था। उन्होंने पूछा टाइगर के पास कितनी एनर्जी आएगी अगर प्लांट के पास सन से इतनी एनर्जी आ रही है। अब सन से हमने बताया कितनी एनर्जी आती थी, 30,000, कितनी जूल बताया बेटा मैंने, 30,000 जूल, तो नीचे लिख ले रहा हूँ मैं 30,000 जूल, ये तो सन से आ रही है। अब सन से प्लांट तक एनर्जी पहुंचती है, मैंने आपको 10% ला पढ़ाया था बच्चों, ध्यान हो, लिंडे मान ने जो दिया था 1942 में, उसके अकॉर्डिंग क्या बताया गया था, उसमें बताया गया था कि सन से जो प्लांट तक एनर्जी आती है उसका सिर्फ सन से आने वाली एनर्जी का सिर्फ 1% पार्ट एब्जॉर्ब बाई प्लांट, ठीक है। तो सन से जो 1% एनर्जी आती है वो कहाँ पहुँचती है, प्लांट तक पहुँचती है। अब 30,000 तो सन से आ रही थी, अब उसका हमें 1% निकाल के दिखाना, प्लांट तक कितनी पहुँचेगी, तो 1% आपको निकालना आता होगा। क्वेश्चन यहाँ देखिए, जल्दी से आइडिया देके समझाता हूँ आपको। ये देखिए 1%, 30,000 का, देख समझिएगा यहाँ पर 30,000 का 1% पूछ दिया, तो इंटू 1/100 ऐसे तो निकलेगा बेटा, निकाल के दिखा दो, इंटू 0 तो 20 काट दो, ये कितने बचा, 300 बचा बेटा, 300। तो ये जो हमारे 1% आएगी सन के पास, जो प्लांट के पास एनर्जी जो पहुँचेगी वो 300 जूल होगी बेटा, 300 जूल। ये देखिए 300 जूल, क्योंकि सन की एनर्जी का 1% पार्ट प्लांट तक पहुंचता है। ये मैंने 10% ला में आपको एक वीडियो में पढ़ाया था, पिछले वीडियो में, फूड चेन फूड वेब वाले वीडियो में। तो यहाँ आप देख सकते हैं सन से 1% प्लांट के पास पहुंची, सन के पास कितनी ने बता दी, 30,000 जूल। अब 1% उसका निकाला, 30 जूल प्लांट के पास पहुँच गई। अब 10% लाइट हमें क्या बताता था, सिर्फ सन से प्लांट तक पहुँचता था तो 1% पहुँचता था, तो हमने 30,000 का 1% 300 जूल बता दिया, प्लांट तक पहुँच गया। अब बाकी जितने ट्रॉफिक लेवल है फूड चेन में सब में 10% जाएगा, वो 10% ला के अकॉर्डिंग। तो आप मान लो प्लांट से 10% एनर्जी जा रही है किसके पास, डियर के पास, दोबारा निकाल के देख लो, ये तो आपको पता चल गया ऐसे निकला था जूल। अब दूसरा पॉइंट देख लीजिए, अब वो कह रहा है अब ये 300 तो जूल प्लांट के पास है, अब इसका 10% जाएगा डियर के पास, तो नेक्स्ट और निकाल दो, 300 है इंटू 10%, तो 10/100, ये काट दो, 100 ये 1 से ये काट दो, कितनी बची बेटा, 30 जूल, ये 30 जूल आ गई। अब ये हमारे डियर के पास जो पहुंची बेटा वो 30 जूल पहुंची, 30 जूल। अब जितने भी ट्रॉफिक लेवल होते हैं बाद में 10% जाती है, मैं आपको बता चुका हूँ 10% एनर्जी अब डियर से टाइगर में जाने वाली है। तो डियर के पास अभी कितनी है, 30 जूल, इसका 10% निकाल दो। देखो तीसरा पॉइंट यहाँ निकाल दे रहा हूँ, टाइगर डियर के पास कितनी थी, 30 इंटू 10% जा रही है, तो 10/100, 1 0 से 0 काटा, इस 0 से 0 काटा, कुल 3 रह गई बेटा, 3 जूल।
ये हमारा आंसर हो गया 3 जूल। आप देखिए ध्यान से यहाँ 3 जूल, यही तो हमारा आंसर है, यही तो हमारा आंसर है। उसने ये पूछा था टाइगर, आप देखिए क्वेश्चन आप समझ में आ जाएगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू टाइगर, टाइगर के पास कितना अमाउंट एनर्जी का जा रहा है, तो आप आंसर लिख देंगे तो टाइगर के पास जो एनर्जी पहुंचेगी टोटल 3 जूल होगी। तो ऐसे भी बना के, ऐसे एक चेन बना के भी लिख सकते हैं आंसर, अगर ऐसे निकाल के दिखा दे तो और अच्छी बात है, अच्छा प्रेजेंटेशन माना जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड का, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें मैंने इसमें डिस्कस की इस वीडियो में आपसे। एक तो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पे डिफरेंसेस, दूसरा कि 5 एक्टिविटी डेली लाइफ में कौन सी जो इको फ्रेंडली है वो डिस्कस की, और हमारे घरों में डेली लाइफ में कौन कौन से वेस्ट निकलते हैं वो डिस्कस किए, और एक फूड चेन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके अमाउंट बताया कैसे कैसे एनर्जी ट्रांसफर होती है। किसी का भी नाम लेकर पूछ ले, आप निकाल दोगे अगर इस तरीके का आपको समझ में आता है तो। ईजी है बेटा, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा बेटा। मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। जय हिंद बेटा।